नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़ाऊँगा और आप लोग हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोल दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है तो भी अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और आप उस क्वेश्चन को सुनकर लिख लीजिए। और मैं पहला चैप्टर के पहले 1.2 अभी पहला चैप्टर का 1.1 मैंने ख़त्म कर दिया था, 1.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एवं गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो गुणनखंड होते हैं उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये है गुणनखंड, इसको भाग करके भी कर सकते हैं और इस विधि से कर सकते हैं। तो गुणनखंड के बाद हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 140, 156। हाँ, क्वेश्चन बोल देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 140। अब 140 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने क्या किया, 140 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर सबसे छोटी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, जब तक नहीं हो रहा है तब तक डिवाइड करेंगे। लेकिन हमेशा करेंगे तो क्रम वाइज, 2 से बाद 3, 3 के बाद 4, ये नहीं 4 पहले कर लिया 3 बाद में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सही होगा लेकिन मतलब फिर डाउट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर क्रम वाइज करते हैं तो हमारे पास डाउट होने के चांस नहीं हो जाता है, नहीं बचते हैं। तो पहला है क्वेश्चन 140। 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 बार में जाएगा। 70 2 जा 140। अब 70 बचा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार में जाएगा। अब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में, तो 7 करना 7। अब ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड को गुणनफल के रूप में भी लिखना है। तो गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया गुणनफल और ये हो गया गुणनखंड। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 160। 160 को पहले हम गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो 160 नहीं 156 को गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो 156 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 78 बार में जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, 1 इसमें गया, 16 हो गया और 2 8 16। उसके बाद हम करते हैं 78 को। 78 करेंगे 2 3 6, 1 बचा, 1 इसमें चला गया और ये 2 9 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा और 13 करना 13। गुणनखंड के रूप में हमें पता चल गया और हम इसको क्या लिखते हैं, गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3000। पहले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 को हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट संख्या विषम संख्या है। तो उसके बाद हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 चला जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 22 और 3 7 21। 1 बचा, 1 इसमें चला गया, 15 आ गया और 3 बचे 15। अब 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 इसमें चला गया, ये 15 हो गया और 3 बचे 15। अब ये जाएगा 5 पे, 3 से जाएगा नहीं तो 5 8 40 या 5 8 जा 40। यहाँ बचा 2 चला जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 25 और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बचे 25। अब ये जाएगा 5 से, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 5 5 और 5 से 35। यहाँ पे 3 बचा, 3 इसमें चला गया, 35 होगा, 5 से 35। अब जाएगा सीधा 17 से, क्योंकि 17 खुद से डिवाइड, कुछ संख्या होती है जो खुद से डिवाइड होती है, तो 17 यहाँ पे खुद से डिवाइड होगी। तो इसका गुणनखंड हमें पता चल गया। अब इसका गुणनफल लिखने के लिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और यही हमारा आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 5005। पहले का अगला क्वेश्चन है 5005। 5005 को भी हम इसी प्रोसेस के अनुसार पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात होने के बाद हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो अब आज गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 5005 क्या यह 3 से विभाज्य है? तो हम चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, आगे यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 3 6 18।
यहाँ पे तो 3 6 में 18 और 2 25, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 पंचे 5 पंजा 5, 00 5 पंजा 5। अब क्या 5 से विभाज्य है? नहीं है, तो किससे विभाज्य होगा? 7 से विभाज्य होगा। चेक कर लेते हैं। 7 का नाम 7, 3 बचा 7 चौको 28। जी हाँ, 7 से विभाज्य हो जाएगा। देख लीजिए 7 का नाम 7 मतलब 7 बचा 7, यहाँ बचा 3 और 3 चला जाएगा, यहाँ बचा 3 और 3 चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 30 और 7 चौको 28। यहाँ बचा कितना? 2 बचा और 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, और 7 दूनी 7 3 21। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है फिर से देख लीजिए। या ये पहले मैं 2 संख्या ले रहा हूँ, 7 एकन्नम 7, यहाँ बचा 3, 3 चला जाएगा इस वाले 0 में और ये जाएगा 30, 7 चौको 28, यहाँ बचा 2 और 2 ये चला जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 21 और 7 3 21। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं ये संख्या किससे जाएगी। तो ये संख्या जाएगी 13 से। आप लोग सोच रहे हैं हमने 13 डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो चेक कर लीजिए। 7 के बाद विषम संख्या है, 8 से जाएगी नहीं, 9 से नहीं जाएगी, जो 3 से नहीं जाएगी तो 9 से भी नहीं जाएगी, 11 से जाएगी नहीं, और उसके बाद बचा क्या? 13 से हमने चेक किया तो 13 का नाम 13, एक बचा, एक उसमें चला गया, 13 हो गया, 13 का नाम 13। अच्छा हाँ, 11 से चली जाएगी, हमने 11 से देख लेते हैं। 11 का नाम 11, यहाँ बचा 3 और फिर इसमें 3 चला जाएगा, तो 11 से आई 33 और फिर 13 से जाएगा। ये संख्या पूरी डिवाइड हो गई। अब जो हमारा गुणनखंड ज्ञात हुआ, इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 5 × 7 × 11 × 13, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है पहले का 7429। अगला क्वेश्चन है 7429। 7429। अब इसमें देखिए, इसमें 7429 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 3 से करके देखते हैं, क्या 3 से जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तो 3 से भी नहीं जाएगा। ये इसको हम डिवाइड करेंगे सीधा 17 से। पहले छोटी संख्या, उसके बाद 3 4 5, इस तरह जब तक कट नहीं जाती तब तक हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 17 का नाम 17, 7 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, हमारा बच रहा है 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 65, 17 3 51, और हमारा बचा 11, और 17 7 119, 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा? अब फिर से देख लेते हैं। ये जाएगा 17 से तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा 19 से। अब 19 दूना 38, 19 से 19 दूना 38। अब यहाँ पे बच रहा है 5 और ये हो जाएगा 57, और 19 3 57, अब ये जाएगा 23 से। तो ये भी संख्या पूरी डिवाइड हो जा रही है, और जो हमारा गुणनखंड आ रहा है वो 17 19 और 23 आ रहा है, लेकिन इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 17 × 19 × 23, और यही हमारा गुणनफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। इसमें पहली संख्या है 26 और 91। अब हमको ये बताना है कि 2 संख्याएं हमको दी गई हैं और उनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम मतलब लासा और मासा को ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है, फिर उन दोनों संख्याओं को हमको देखना है कि वो संख्या आपस में सत्य हैं या नहीं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लासा और मासा ज्ञात कैसे करते हैं। लासा और मासा ज्ञात करने के तरीके यह हैं। तो जिन बच्चों को पता है 9 में जिन्होंने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं समझा दूंगा। तो लासा मैं पहले समझा दे रहा हूँ, लासा किसे कहते हैं, मतलब मासा किसे कहते हैं। इसको कहते हैं एचसीएफ या हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो मासा किसे कहते हैं? मैं जैसे 2 संख्याएं वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। अब इसमें देखिए, आप लोग पहचान सकते हैं इसमें कॉमन क्या है। वे संख्याएं जो सभी संख्याओं में कॉमन हो मासा कहलाती है, तथा वे संख्याएं जो
कॉमन भी हो, मतलब सभी संख्याओं में कॉमन भी हो और जो शेष बच जाए उनको हम मासा कहते हैं, लासा कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया एचसीएफ क्या करना है, कोई संख्या दी गई है 9 और 26, तो इसमें हमको क्या करना है 18 और 26। इसमें हमको क्या करना है कि इस मासा समझने को प्रयास कीजिए कि हमें दो संख्या दी गई है, एक 18 दी गई है, एक 26 दी गई है, तो इसमें लासा क्या है और मासा क्या है। तो हमने भी बता दिया वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो वो मासा कहलाएगी, या सभी संख्याओं में, बहुत सारी संख्या 2 9 3 हो, सभी संख्याओं में कॉमन संख्या हो, जैसे इन दोनों का, तो यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 3, और इसका कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13। तो हमने भी क्या बताया, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन संख्या क्या है, सिर्फ 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। मतलब जो केवल कॉमन हो, जो केवल जोड़े बनाए, जो वह संख्या जो सिर्फ जोड़े बनाए। जितने जोड़े बनाएगी, अगर एक संख्या यहां है तो एक यहां भी होनी चाहिए, तो एचसीएफ। समझ गए। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या हुआ, हमने क्या कहा, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो एचसीएफ, तथा जो दोनों में कॉमन भी हो तथा जो शेष बचे, जैसे 2 कॉमन भी हो गई और शेष क्या है 3 गुणे 3 और गुणे 13, ये हमारा क्या हुआ एचसीएफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला है 26, तो 26 का लासा निकाल, 26 को गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमें लासा और मासा ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी। तो इनका आपस में भी गुणनखंड कर सकते हैं और अलग अलग भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या है 26, फिर 2 से जाएगा नहीं, अब ये जाएगा सिर्फ 13 से। अब 91 का कर लेते हैं, ये 7 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। कितनी बार में जाएगा 13 बार में। तो अब हमको देखना है, हमने अभी बताया था वह संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन संख्या हो हमारा एचसीएफ कहलाती है, तो जो कॉमन के साथ साथ शेष बचती है उनका गुणनफल लासा कहलाता है। अब यहाँ पे कॉमन संख्या क्या है 13 है, तो हमारा मासा जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा सिर्फ 13। कॉमन संख्या क्या है सिर्फ 13, लेकिन युग्म वाली संख्या सिर्फ एक बार लिखेंगे, जोड़ा है जोड़े को एक बार लिखेंगे, जितने जोड़े होंगे गुणनखंड उतनी संख्याएं। अब हमको मासा पता चल गया, अब इसी संख्या का लासा क्या होगा, हमने क्या बताया, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है 13, तो 13 को लिख लीजिए, तथा जो शेष बचे, शेष क्या है 2 और 7, और ये हमारा क्या हो गया लासा। 13 दूना 26, देखिए 13 दूना 26, 26 सत्ते सॉरी 13 गुणे 44, ये हो जाएगा 182। अब यहाँ पे हमको दो संख्याओं का, एक संख्या का मतलब दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याओं का लासा हमको पता हो गया। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी फॉर्मूले से जब दोनों तरफ के मान बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब यह मान सही है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये मान गलत है, हमारा एचसीएफ और एलसीएम गलत है। एचसीएफ और एलसीएम तभी सही हो सकता है जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो। कैसे, सत्यता की जांच कर लेते हैं। पहली संख्या हमारी है 26 गुणे दूसरी संख्या है हमारी 91, इसी प्रकार एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ है हमारा 13। अब यहां पे देखिए, यहां पे 26 गुणे 91 और यहां पे अगर हम 2
दो को अलग कर लें, 2 गुणे 91। देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2 1 2 गुणे 13। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 को गुणा इससे कर लीजिए, ये हो जाएगा 91 गुणे 26। अब देखो दोनों तरफ की संख्याएं क्या है, बराबर हैं। अब इसको गुणा कर लेंगे तो मान बराबर ही आएंगे। 26 यहाँ भी है, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको पूरा गुणा करके जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, और वही हमारा, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 का एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 510 और 92। अब 510 और 92 का जब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों गुणनखंडों को के रूप में व्यक्त करना है। अब दोनों का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 510 और 92 का गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 255, फिर जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 8 3 24 और 3 5 15, आ जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 17 और फिर जाएगा 17 से, ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 46, फिर 2 से जाएगा, फिर हो जाएगा 23, फिर जाएगा 23 से। अभी हमने बताया था वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन संख्या क्या है, 2। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, और कुछ तो कॉमन है नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं है और 17 भी नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, हमने भी क्या बताया था कि वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन संख्या भी लिख लो, तथा जो शेष बचे, शेष क्या बच रही है, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 और गुणे 23। अब इनका गुणनखंड ही हम, गुणनफल ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, तो 60 गुणे 17 गुणे 23, ये होता है आसानी से गुणा करने का तरीका। अब इसका लगातार गुणा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले छोटी छोटी संख्याओं का आपस में गुण कर लिया, अब बड़ी संख्या का 70 छक्का 102 और 0 गुणे 23। अगर हम इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर लें, मतलब कि 2 गुणे 510 गुणे 23, और ये हो जाएगा हमारा 510 और ये हो जाएगा 46। अब हमारा जो एलसीएम आ गया वो इतना आ गया और एचसीएफ क्या होगा, इतना हो गया। अब हमको सत्ता की जांच करनी है कि ये मान एलसीएम और एचसीएफ सही हैं। ये तभी सही हो सकते हैं जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा के मान आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारा तभी सही हो सकता है जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा के मान आपस में बराबर हो। अब पहली संख्या क्या है, 510, दूसरी संख्या क्या है, 92, हमारा लासा क्या है, 510 गुणे 46, और हमारा मासा क्या है, हमारा मासा है 2। अब 510 गुणे 92 और ये हो जाएगा 510 गुणे 46 दूना 92। जब इसका आपस में सॉल्यूशन करेंगे, सेम संख्याएं हैं दोनों तरफ, तो मान भी सेम आएगा। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम के मान क्या हैं, सही है। सही है तभी ये इक्वेशन सही आ रही है। अगर यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का मान गलत होता तो ये इक्वेशन भी गलत ही आती। जब तक ये इक्वेशन सही नहीं होगी इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ के मान क्या है, गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 का हमको क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है, एचसीएफ याद करना है, फिर उन दोनों क्वेश्चनों के सत्ता की जांच करनी है। अगला क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54 का
एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने अभी बताया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम उनको गुणनखंड करते हैं। तो 2 एक अन्नम 2, एक इसमें गया 2 छक 12, फिर एक इसमें गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 12, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21, 3 से 21 और 7 एक अन्नम 7। सबसे पहले छोटी हुई संख्या, उससे बाद उससे बड़ी संख्या, जब तक मतलब डिवाइड हो रहा है तब तक करिए। अगर उस संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे बड़ी वाली से चेक कीजिए, उससे भी नहीं हो रहा तो उससे बड़ी वाली से चेक करिए। जब तक नहीं हो रहा तब तक आप चेक करते रहिए। अगला वैल्यू है 54 का गुणनखंड करते हैं। 2 से जा रहा है 27 बार, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 1। अब हमको गुणनखंड पता हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो हमने अभी बताया था कि एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं, वह संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या हो, एचसीएफ कहलाती है। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया। और कुछ कॉमन है, जी हाँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए 2 तो है लेकिन यहाँ पे 2 है एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे 3 तो है कि यहाँ पे 3 है एक्स्ट्रा नहीं है। इसका मतलब जितने जोड़े इस तरफ हो उतने जोड़े उस तरफ भी हो, तब वो हमारी एक जोड़ा बनता है। मतलब जैसे 2 यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 4 बार है और यहाँ पे 1 ही बार है, तो जोड़ा तो 1 ही बनेगा ना, क्योंकि एक दोनों तरफ 1 ही बार है ना। जितनी बार इस तरफ होगा उतनी बार अगर उस तरफ है तभी जोड़ा बनता है। तो हमारा जोड़ा क्या हुआ, हमारा जो एचसीएफ हुआ वो 2 गुणे 3 हुआ। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हुआ 6 हुआ। समझ में आ गया कि नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लिया इस तरफ 2 4 बार है और इस तरफ भी 4 बार होगा, तो हम एचसीएफ क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ तो 4 बार है लेकिन यहाँ तो 1 ही बार है ना। मतलब जितनी बार दोनों तरफ हो समान होना चाहिए। तब यहाँ पे 1 जोड़ा बना रहा है तो 1 बार लेंगे, 2 जोड़ा बना रहा है तो 2 बार लेंगे। यहाँ पे 3 क्या है, 1 जोड़ा बना रहा है तो 1 लिया। तो हमारा जो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 मतलब 6। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, हमने बताया था कि वे संख्याएं जो दोनों तरफ कॉमन हो, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तथा जो शेष बचे। अब शेष क्या बच रही है 2 2 2 7 3 और 3, ठीक है ना। मतलब जो वे संख्याएं जो दोनों तरफ कॉमन भी हो तथा कॉमन को छोड़कर शेष बचे। अब इसका गुणनखंड लेते हैं। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 गुणे 7 और ये हो गया 3 तिहाई 9। ठीक, और 9 अब यहाँ पे कर लेते हैं 48 गुणे 9 सत्ते 63। ठीक, हमारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात हो गया। अब हमको चेक करना है कि हमारे द्वारा ज्ञात किए गए एचसीएफ और एलसीएम सही है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 48 गुणे 7 गुणे 9, अब 9 सत्ते 63। ठीक है, अब हमारे द्वारा ज्ञात किए गए एचसीएफ और एलसीएम सही हैं कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सत्यता की जांच। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है हमारी 54। अब यहाँ पे देखिए 6 गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम क्या है 48 गुणे 63 मतलब 63। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 336 का 54 से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 के 4 2 हासिल, 4 3 12, 12 2 14 1 हासिल और 4 3 12, 12 1 13, 5 छक्का 30 3 हासिल, 5 3 15 3 18 1 हासिल और 5 3 15 1 16, 4 4 1 8 और 1 18,144 इस तरफ का मान आया। अब हम क्या करते हैं, उस तरफ का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 48 से करेंगे, 8 छंग 48
हम बच्चा 4 8 6 चौको 24, 24 4 28। अब 63 ये हो गया 24, 2 हासिल 8 3 24, 2 26, 2 हासिल 2 3 6 2 8, 8 6 48 के 8, 4 हासिल 8 6 48 4 52, 5 हासिल 6 दूनी 12, 12 5 17, 4 4 1 8 और 1, तो 18,144। दोनों तरफ के मान बराबर हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा ज्ञात किए गए एचसीएफ और एलसीएम के मान क्या है? सही है। जब सही है तभी मान बराबर होंगे, जब गलत है तो मान बराबर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमको बता रहा अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आप लोग ये तो समझ ही गए हैं कि गुणनखंड विधि कैसे कहते हैं, इस विधि को ही गुणनखंड विधि कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने भी बताया था अभी 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना था, अब 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे सत्यता की जांच इस वाले क्वेश्चन में नहीं करनी है, चाहे तो आप कर सकते हैं चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पे सत्यता नहीं करनी है तो हम सत्यता की जांच नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन में है अभाज्य गुणनखंडों को एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। अच्छा देखिए, हम सभी का एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं और अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ज्ञात करने में कोई भी डिस्टर्ब या कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो 12, सबसे पहले 12 का हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि करते हैं। तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 मंजा 3। 15 का कर लेते हैं गुणनखंड, तो 3 2 से जाएगा, 3 से करते हैं, 3 पर 6 15 और 5 करना 5। अब 21 2 से जाएगा ना, 3 से कर 3 7 21 और ये 7 करना 7। हमने बताया था वह संख्या जो सभी में कॉमन हो। अच्छा यहाँ पे 3 संख्याओं को लिया गया है, तो सभी संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। मतलब जो संख्या हमको दी गई है उसमें 3 हमारा क्या है? कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ। हमने बताया था वह संख्या जो सभी में कॉमन हो, और सभी में कॉमन क्या हो? सिर्फ 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हमने बताया था वह संख्या जो सभी में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है? 3 है, 3 को लिख लिया। और जो शेष बचे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, मतलब वे संख्याएं जो कॉमन भी हो तथा कॉमन को छोड़कर जो शेष बचे उनका गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, मतलब 420। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 और हमारा एलसीएम हो जाएगा 420। अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का हमको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 17 को करते हैं, तो 17 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। 17 का नाम 17। उसके बाद हम करते हैं 23 का, तो 23 का करके 23 बन जा 23 और उसके बाद करते हैं 29। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपनी संख्याओं से ही कटती हैं और दूसरी संख्या से नहीं कट सकती हैं, इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये 29 अपनी संख्या से ही डिवाइड होता है। अब हमको यहाँ पर याद करना है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम और एचसीएफ याद करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने अभी बताया था कि एलसीएम किससे कहते हैं और एचसीएफ किससे कहते हैं। वे संख्याएं जो सभी संख्याओं में कॉमन संख्या हो एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? सभी तो अलग अलग संख्या हमको दिखाई दे रही है। ये 17 से कट रही है, ये 23 से कट रही है और ये 29 से कट रही है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ? तो हमको कॉमन क्या लेना है? यहाँ पे कॉमन हुआ 1, क्योंकि 1 से ये भी संख्या कट रही है, 1 से ये भी संख्या कट रही है और 1 से ये भी कट रही है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 गुणे 23 और गुणे 29। तो हमारा जो
एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा और हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। इसका गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए। तीसरा है इसमें से 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जी हाँ, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 करना 2। अब 9 का कर लेते हैं। 3 से जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 करना 3, तो 25। ये 5 से जाएगा 5 25 और 5 25। अब यहाँ पे देखिए, क्या कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। तो जब कोई संख्या कॉमन ना हो तो वहां पे कॉमन क्या होता है? एक कॉमन होता है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने बताया था वह संख्या जो कॉमन भी हो और जो शेष बचे। तो कॉमन क्या हुआ हमारा? 1 और सॉरी कॉमन क्या हुआ हमारा? 1 और शेष क्या बच रही है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 तिहाई कीजिए 24 तिहाई 72 और 55 25। ये हो जाएगा 72 गुणे 75। इसका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? करके देख लेते हैं। 75 और 72 का गुणा, तो 5 दूनी 10, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 1 15 और 7 बचे 35 के 5, 3 हासिल, 7 7 49, 3 52। तो 0 0 4 और 5, 5400 हमारा क्या हुआ? 5400 हमारा हुआ एलसीएम। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, 3 को लिख लिया है। हमारा 3 डिवाइड कर देंगे, सॉरी क्योंकि मैं फिर से कर लेता हूँ। यहाँ पे 75 ना होकर 25 गुणे 72, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 7 बचे 35 5, 3 हासिल, 7 14 3 17। ये हो जाएगा 1800। तो 1800 हमारा क्या हुआ? एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया? बहुत ही आसान विधि है गुणनखंड विधि। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमने समझा दिया है और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम हमको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है लेकिन समझना बहुत ही आसान है। जितना आसान क्वेश्चन हो, जितना घुमाव क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन उतना ही सिंपल होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे क्या दिया गया है। कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 है। तो हमको क्या दिया गया है? 306 और 657 बराबर 9 और यहाँ पे क्या दिया गया है? एचसीएफ। जहाँ एचसीएफ कह लो 9 और जहाँ 306 और 657 का मान कह लो 9। मतलब हमारा जो 306 और 657 का एचसीएफ क्या है? 9 है। अब हमको यहाँ पे एचसीएफ पता हो गया और हमें दो संख्याएं भी पता हो गई। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है एलसीएम। या तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड करके एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हमको उस तरह से नहीं करना है जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमको इस विधि से करना है। तो इस विधि से करने के लिए हमारा पहली संख्या क्या है? 306, दूसरी संख्या है 657। एलसीएम हमको ज्ञात करना है और एचसीएफ हमको दिया गया है 9। अब इसको क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 9 × 9 और 9 त्रिक 27, यहाँ पर चला कितना 3 और यहाँ पे हो गया 36 और 9 चौको 36 गुणे 557 और ये हो गया LCM। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए तो 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल और 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 5 ते 15, 2 17, 1 हासिल और 6 त्रिक 18, 1 19, 8 3 3 3 और ये हो गया 1, मतलब कि 13,338। तो हमारा जो इसका आंसर आ रहा है 13,000। एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हासिल, 8 3 13, 1 हासिल, 10 2 12 और 1 हासिल 2, 22,338। यही हमारा क्या हुआ LCM। LCM ज्ञात हो गया। यही विधि सटीक है। अगर हम गुणनखंड विधि से करना चाहें तो उससे भी हमें ज्ञात हो जाएगा, लेकिन हमें उससे नहीं करना है। हमको सीधा फॉर्मूले से करना है, क्योंकि हमको 2 संख्याओं का पता है, हमको HCF पता है, हमको LCM ज्ञात करना है, तो हम इसी विधि से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए तो 6n अंक 0 पे समाप्त होता है। तो हमने जब पहली वीडियो बनाई थी तो हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम जान लेते हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब 1 से प्रारंभ होकर, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, तो हमारा जो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। किसी संख्या 6n का मान 0 पर समाप्त होता है। जांच कीजिए, तो हमें क्या करना है? 6n 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है? 6 की पावर n है, 6n नहीं है, 6 की पावर n है। किसके लिए? किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। तो यदि हम, तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या, यदि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यदि हम 6 की पावर n में प्राकृतिक, क्योंकि यदि 6 की पावर n में प्राकृतिक संख्या रखने पर उसका मान सदैव 6 पर ही समाप्त होगा। जैसे मान लिया 6 की पावर n है और n का मान क्या रख दें? n बराबर 1 रखने पर। यदि n बराबर 1 रखें, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? 1 से प्रारंभ होते हैं, तो यहाँ पे यदि 6 की पावर 1 रखें तो क्या आएगा? 6 आएगा। n बराबर 2 रखने पर तो 6 की पावर 2, 6 दूनी 6 छः 36, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 36 हो जाएगा। यदि n बराबर 3 रखें तो 6 की पावर 3 और 36 का कितना होता है? 6 7 36 के 6 3 हासिल और 6 3 18 3 616। इसी प्रकार
यदि हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा अंक भी क्या होगा, बढ़ता ही, हमारा वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा जो अंक होगा लास्ट का वो 6 ही रहेगा। इसीलिए यदि हम किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यदि हम 6 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n में, यदि 6 की पावर n में प्राकृतिक संख्या रखने पर उसका मान सदैव 6 पर ही समाप्त होता है, क्योंकि 6 की पावर n में यदि हम मान रखते हैं 1 2 3 4 या अनंत तक, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 6 पर ही समाप्त होता है। इसलिए यह कथन गलत है, इसलिए यह कथन गलत है। ये मतलब जो हमने परिभाषा लिखी है, ये जो हमने समझाने के लिए लिखा है, वो आप अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं। बस जो लिख रहे हैं वो लिखने का तरीका एग्जामिनर की दृष्टि से सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हमको बताना है ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्याख्या कीजिए। अब हमको व्याख्या करनी है। पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्वेश्चन नंबर है 6 प्लस 13, और अगला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 13 यहाँ भी कॉमन है, 13 यहाँ भी कॉमन है, यदि दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 13 और 11 होते 77 और प्लस 1 ये हो जाएगा 13 गुणे 13 और ये गुणे 78, ठीक है ना। इसी प्रकार ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 को हमने कर लिया कॉमन, 7 6 42 और 4 3 12 12 दूना 24 और प्लस 1 यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया 5, तो यहाँ पे बचा 1। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा गुणा करने पर, गुणा कर लेते हैं 42 और 24 का आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 0 और ये 1008 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 और हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि यह संख्या भाज्य क्यों है, तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसका भी आपस में गुणा कर दें, इसका भी आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9 5 45 0 5 और 13 थे 13 7 91 और 13 7 91 और 13 थे 104, यहाँ बचा 10 और 13 7 91 10 101, यहाँ पे आया 1014 और यहाँ पे आया 5045। अब कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये संख्याएं 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको अगर हम गुणनखंड करें या भाग करें तो यह संख्या 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार अगर हम 50 45 का को भाग करें तो यह संख्या 5 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह संख्याएं भाज्य संख्या है। बस इसमें इतना ही समझने वाला है और कुछ समझने वाला नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है और यह संख्या 13 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, इसलिए यह संख्याएं भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और अगले बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम बोल देते हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए कह रहा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद।
अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि एक वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। और वही रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 12 मिनट। मतलब रवि अगर एक चक्कर लगा रहा है तो वो जल्दी लगा ले रहा है, और अगर सोनिया एक चक्कर लगा रही है तो वो कम लगा रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि वे एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वह एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो आगे कह रहा है कि एक स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकालेंगे। अच्छा, लासा ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्या क्या कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं तथा पुनः वह आपस में कब मिलेंगे। ठीक है ना। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये होता है कि वो दोनों स्थान पे कब आएंगे। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। जब कोई समय हमको निकालना होता है, जब कोई समय हमको ज्ञात करना होता है, हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने पर 18 अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 का पहले ज्ञात करेंगे। तो 18 का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और क्षेत्र 18, 2 3 6 और क्षेत्र 18 हो गया। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही हम 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है ना। अब इसका जब वो ज्ञात हो जा रहा है, एलसीएम ज्ञात हो जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो उनको ज्ञात करना है कि वहाँ पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड को ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम, हमने एलसीएम बताया था क्या होता है कि वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो एक संख्या कॉमन होगी, और क्या कॉमन, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो तथा जो शेष बचे, अब शेष क्या बच रही है, एक बार 3 बच रहा है और एक बार 2 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और क्षेत्रिक 18, 18 दूना 36। और मिनट कह रहा है तो मिनट यहाँ पे लिख लीजिए, मिनट तो है तो मिनट, और घंटे है तो घंटे। तो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए, तथा हमें कमेंट जरूर करिए कि हमें कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।